जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लास। आज हम आपके लिए एमपीजीएल पहरी के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस फटाफट देख करके आपको आंसर पहले क्लिक करना है कि क्या होना चाहिए। उसके बाद ही आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, तभी तभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी ये वीडियो। वरना फिर केवल आप समझ ही पाएंगे कॉन्सेप्ट को, लेकिन अगर आप पहले क्वेश्चंस को देख रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से। चलिए, तो इधर देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है। कई बार ना आप एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि गणना इतनी और इतनी क्या है। ठीक है, इसका मतलब दो क्वेश्चन उसने एक साथ दे दिया। क्या दिया है भाई? दो क्वेश्चन उसने एक साथ दे दिया है कि इन दोनों की गणना करना है। तो आप खुद ही बताइए, यहाँ पर दिया है -28 और +18। हम कोशिश यही करेंगे कि ये मानकर आपको सॉल्व कराया जाए कि आप एकदम नए भी हो तो भी आपको समझ में आए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हम थोड़ा जल्दी समझा दें या फिर कुछ कॉन्सेप्ट ना समझा पाए, तो उसके लिए वो देख लीजिएगा, अब है ना। अगर ना समझ में आए तो पूछना, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपको एकदम बेसिक बेसिक बातें भी बताई जाए, जिससे आप सारे क्वेश्चन में अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो आपको बने। चलिए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ देखिए माइनस ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर को आपस में घटाना है। घटाना है तो जब 18 को 28 से घटा दोगे तो कितना आएगा भाई? 10 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 10 आ जाएगा। लेकिन प्लस का 10 आएगा कि माइनस का 10 आएगा? तो माइनस का 10 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे नेगेटिव का सिंबल है। तो -10 की या तो इसमें है या तो इसमें है। ठीक है, दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों है। फिर आप पीछे वाला भी सॉल्व कर लेते क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, एक है प्लस का 37 और एक है माइनस, और उसके भी आगे माइनस लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 हो गया। तो जब आप इन दोनों को ऐड करने को कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर क्या हुआ? इसका आया 42 आंसर और इसका आया -9। तो मतलब सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपसे बन जाना चाहिए। यहाँ पर बोलता है कि समाधान बताइए। तो ऐसे भी जब क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। इसको सॉल्व आपने किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? देखिए ये प्लस में इधर गया तो कितना हो जाएगा? ये 26 यहाँ पर प्लस में है ना, इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको कर दिया नेगेटिव का 26, और ये जो 10 मल्टीप्लाई में है एक्स के, तो वो बटे में आ जाएगा। तो ये हो गया। तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो भाई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टी बतानी, ना कि एक्स का मान बताना है। तो प्रॉपर्टी बतानी यहाँ पर आपको। तो आपने जब प्रॉपर्टी बताया तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का 5 और ये 13 कर दिया। अगर काटना चाहो तो काट दो। तो ये आ गया। तो आपको इसको क्या बोलोगे? एक परिमेय संख्या। क्या है भाई? परिमेय संख्या। आप ऋणात्मक पूर्णांक मत लगाइएगा, ठीक है, आपकी परिमेय, क्योंकि ऑप्शन में परिमेय संख्या, अगर ऑप्शन में परिमेय संख्या नहीं होता तो आप एक प्रकार से बोल सकते थे नेगेटिव इंटीजर नंबर या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। लेकिन परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को कई लोग ना जानते हो, तो हम बता दें भाई कि परिमेय संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर होती है। और रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर है ना, जो रैशनल नंबर होता है परिमेय संख्या, इसके अंतर्गत ना सारी संख्याएं आती है। प्राकृत संख्या आती है, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है, और क्या हो जाएगा? इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो जितनी भी प्रकार की संख्या है वो सभी आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो फिर अपरिमेय क्या कहलाती है, उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें हमने शायद आपको बताया होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय में अंतर क्या है। फिर नहीं बनाया होगा तो कोशिश हम ये करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो बना दें, जिसमें नंबर्स के बारे में आपको अवगत करा दें कि नंबर आखिर कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस नंबर के कैसे क्या प्रॉपर्टी है। चलिए इस क्वेश्चन पर देखते हैं, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 35,500 रुपये का एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 40% की छूट दी जाती है। तो इसका मतलब उसका मार्क प्राइस दिया है। ये क्या दिया हुआ है? आपका मार्क प्राइस है ना, ये आपका मार्क प्राइस है, और इस पर आप 40% की छूट दी जाती है। तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य बताओ। तो आपको पता है 35,500 का लैपटॉप है, जिसमें आपको 40% की छूट मिली, मतलब वो 60% में आपने बेचा है। 35,500 का लैपटॉप है, 40% की छूट मिली, मतलब 60% में बेचा है। तो 00 से आपने 00 को क्लियर किया। तो अब बचा क्या आपके पास बचा है फाइनली 355 इंटू 60 बचा हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप कि लास्ट में 200 किसके होंगे वो देखिए। तो 00, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है भाई, फिर इसका मतलब पूरा 3 ऑप्शन हो गए। तो इसको आप पूरा ही सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 पंजे 15 की 5 हो गई, हासिल में आ गई कितनी भाई? अरे हमने कहाँ से कर दिया? 3 पंजे 15, सॉरी। ठीक है, 5 छक्का कितना हो जाएगा? 5 छक्के हो जाएगा आपका 30। एक 0 तो हो गया, फिर 5 छक्के 30 हो गया, फिर 0, फिर 3 कैरी हो गई, फिर 30, 33 की 3, फिर आ गई 3, 18 और 3 कितना हो गया आपका? कितना वैसे 3, देखिए 3 लास्ट में कितना है? एक ही के में है, तो क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर भी 18 और 3 कितना हो गया? 21 हो गया। तो आपका ये राइट आंसर हो गया। तो मतलब आपको कोशिश ये करना है कि जितनी जल्दी आपको आंसर दिख जाए उतनी जल्दी काम करना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 6 18, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें थोड़ी सी गलतियां भी हो सकती है, तो वो थोड़ा सा समझ के करना है कि भाई डायरेक्टली इसका जब बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई आएंगे ना, तो आप कोशिश ये क्या करो, जैसे कि हमको आया था 355 इंटू 60, ये आया रहा है ना। तो आप देखिए 3 6 18 ना, 18 से थोड़ा बहुत ज्यादा हो, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दे दिया है। ये 3 6 जो 18 दिया है, तो यहाँ पर 18 दे, 18 से 21 है, ये 28 है, ये 22 है और ये 32 है। इसका मतलब 21 उसके आसपास या फिर 22 होगा। तो इसीलिए रिस्क ना लेना हो तो आपको ऐसा कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आपको जल्दी आंसर बताएंगे। ये किसी
चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक टंकी को 3 घंटे में भरने के लिए 16 पाइपों की आवश्यकता होती है। तो ये वाला क्वेश्चन जब भी आता है ना तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, एमडीएच कॉन्सेप्ट का है कि भाई इतने घंटे में इतने पाइप भरते हैं, इतने पाइप कितने घंटे में। तो ऐसे क्वेश्चन के टाइप बता रही है तो बड़ा आसान है, तुरंत कर देंगे। लेकिन आप इसको सीखें, बोलेगा कि इतने बंदर इतने आदमी है ना, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको करना है M1D1H1 अपॉन में W1 बराबर होगा M2D2H2 अपॉन में W2। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। कि जो भी बोलेगा ना कि इतने बंदर इतने दिन में इतने घंटे, तो जो भी पहली पहली बार बोलेगा तो इतने बंदर इतने दिन में इतने घंटे इतना काम करते हैं, इतनी रोटी बनाते हैं, इतनी मशीन इतने दिन में इतने घंटे काम करेगी तो इतना काम करती है, इतने मजदूर मिलकर इतने दिन में इतने घंटे काम करें तो 3/4 काम खुदाई कर रहा है। मतलब जो भी है ना सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं, अभी क्वेश्चन ने बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है कि 3 घंटे में मिलकर 16 पाइप जिसको भरते हैं, मतलब भरते हैं नीचे अपन में एक रख सकते हैं लेकिन उसको रखने की क्या जरूरत है जब नहीं दिया तो मतलब ये हुआ कि 3 पाइप जो है ना या 16 पाइप 3 घंटे में काम करते हैं। तो ये 16 पाइप एक प्रकार से आदमी मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो जो काम कर रहा है, तो 16 पाइप 3 घंटे में एक काम को कर सकते हैं। उसी काम को 10 पाइप कितने घंटे में करेंगे, ये क्वेश्चन आपका, कि जिस काम को 16 पाइप 3 घंटे में करते हैं उस काम को 10 पाइप कितने घंटे में करेंगे। प्यारा सा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर आपने फटाफट कर दिया भाई, किससे काट दिया, 2 से काट दिया, 5 बार में 2 से काट दिया, कितनी बार में 2 से काट दिया, 8 बार में, 8 दिया 24/5। तो ये हो जाएगा 24/5 घंटे। कितना हो गया, 24/5 घंटे। चूंकि आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 5 चौको 20, फिर 4/5 घंटे। तो 4 से ही 4/5 घंटे जो आ गया। तो अब इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिख दो 4 से ही 4/5 घंटे, मतलब 4 घंटे तो पूरा पूरा है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 4/5 को अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इंटू 100 कर दो, सॉरी इंटू 60 कर दो। मिनट को घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 का इंटू ना करोगे तो 5 से आपने काट दिया तो 12 आया, 12 चौको कितना हो जाएगा 48। तो 4 घंटे 48 मिनट, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मतलब है तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, बस आपको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आराम से कि कैसे क्या करना है। तो एक सबसे छोटी संख्या को इतने से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त की जाती है। इस प्रकार प्राप्त वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कि इसमें किसी का गुणा करना है और फिर किसका वर्ग है वो बताना है। तो आप चाहो तो या तो इसका फैक्टराइज बना दो, आप चाहो तो इसी को फैक्टराइज बना दो, क्योंकि आपको मालूम है 384 में किसी नंबर का गुणा करना है, 384 में किसी नंबर का गुणा करना है, फिर वो किसका वर्गमूल है ये बात बतानी है हमें। क्लिक हो रहा है ना, 384 में किसी नंबर का गुणा करना, फिर वो किसका वर्गमूल है ये बात बतानी है। तो इसको बताने के लिए आप कोशिश ये करो कि ये बड़े से बड़े नंबर से इसको डिवाइड करो। तो हमने इसको कर दिया 16 से डिवाइड। किससे कर देना है, 16 से कर देना, मतलब 16 के मल्टीपल में बनाना, तो 16, ठीक है। तो आप तो पता है यहाँ पर करोगे तो 16 दूनी 32, 32 ले आए, कितना बचा, 6 बचा, 16 चौको 64 इंटू एक्स, 16 चौको 64 इंटू एक्स। तो 16 का क्या बाहर आ गया 4, 16 का क्या बाहर आ गया 4। अब ये 24 के साथ क्या क्या ऐसा कुछ नंबर है जो वर्ग आ सकता है, तो हाँ सर इसको भी तोड़ सकते हो आप 4 इंटू 6 में। तो 4 इंटू 6 में अब जब आपने तोड़ दिया तो कितना आ गया, 4 का ये 2 बाहर आ गया, इस वाले 4 का, ये वाले 16 का 4 बाहर आ गया, इस वाले 4 का 2 बाहर आ गया। अब बचा अंदर 6। तो 6 के साथ अब मैं किसका क्योंकि ये 4 तो बाहर आ गया ना, तो इसको कैंसिल करो। 6 के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि कोई वर्ग बन जाए, तो 6 के साथ मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 6 का अंदर एक और वर्ग बन जाएगा, तो ये हो गया 6। अगर ये पूछता कौन सी ऐसी संख्या थी जिसका मैं मल्टीप्लाई करूं इससे कि ये वर्ग बन जाए, अगर क्वेश्चन मुझसे ये बोलता कि वो संख्या बताओ जिसका मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये वर्ग बन जाए, तो आंसर होता 6। लेकिन अभी क्वेश्चन ने पूछा है वो संख्या बताओ जिसका वर्गमूल हो, मतलब क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया ना। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि इसमें गुणा करने के बाद जो जिस संख्या का ये वर्ग बन रहा है उसका मतलब कि जो भी आ रहा है उसका वर्ग का वर्गमूल बताओ, जो भी एक वर्ग बनेगा उसका वर्गमूल बताओ, ये ना पूछ रहा है। तो आपने देखा फटाफट किया तो आपका आंसर कितना हो गया 6। जैसा भी करना हो कि 6 दूनी 12, 12 चौको 48, तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा 48। किस तरह से किया आपको समझा दिए। या चाहो तो आप बेसिक ऐसा फैक्टराइज मेथड भी कर सकते हो, जो आपको बेसिक आता है ना ऐसा वाला मेथड, तो ऐसा मेथड भी कर देना, जिसके जोड़े ना बने उसका गुणा कर देना, ठीक है। जिसके जोड़े बन जाए उसको एक एक ले लेना, जिसके जोड़े बन जाए उसको एक एक ले लेना। मान लो इसका जोड़ा बन रहा हो तो कर लेना, मान लो 3 आपका एक ही आ रहा हो, एक ही 3 आ रहा होगा तो एक 3 का एक्स्ट्रा कर देना। समझ रहे हो ना, बेसिक मेथड भी समझ लेना, बेसिक मेथड भी उतना कोई लेंदी नहीं है, ठीक है। वो भी आपसे बन जाना चाहिए और जो हमने बताया उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आयतन बोला हुआ है इतने घन सेंटीमीटर, आयतन के एक बॉक्स में 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन आएंगे। तो आपको ऊपर दे दिया है कितने, जब भी कितने घन पूछा जाएगा ना कि कितनी संख्या होगी, कितने बर्तन होंगे, कितने ईंटें लगेंगे, कितना, तो हमेशा आपको ऊपर बड़ा आयतन रखना है। तो बड़ा आयतन कितना है 216, ऊपर कितना रखना है बड़ा आयतन और नीचे रखना है छोटा आयतन। तो आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, मतलब भुजा का
क्यूब, तो ए का क्यूब करोगे तो 3 × 3 × 3 कर दोगे ना, या चाहो तो 3 का करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा। तो जो आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 ना, तो ये हो जाएगा 27। अब 7 देखो है ना, इसको ऐसे कर लो डायरेक्टली, समझ के करो। कैसे समझ के करो, जब हमारा टाइम बचाने के लिए आ रहा तो हम टाइम बचाएंगे। 3 का क्यूब 27 होता है, तो आपने नीचे रख दिया 27। अब मैं 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं, लास्ट का यूनिट प्लेस से करो, ठीक है। लास्ट में यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट से करो कि मैं 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं कि लास्ट में 6 आ जाए, मतलब कि क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 7 × 8 = 56 ना, तो यही ऑप्शन हुआ। आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। बाकी देखो 7 का अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो 0 लगेगा लास्ट में। 7 का इंटू मैं 6 से करूंगा तो 7 × 6 = 42, लास्ट में 2 आने वाला है। अगर मैं 2 का इंटू इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक के कॉन्सेप्ट से भी आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आप इकाई अंक के कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, इसीलिए हमने ये चीज़ करवाई। चलते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन कैसा है भाई, ये भी क्वेश्चन कितना आसान, ये तो कुछ नहीं है भाई, कितना आसान पूछ रहे हैं। तो अगर ऐसा पेपर आपका आता है तो उम्मीद हम ये रखते हैं कि आपको ना कम से कम कुछ नहीं तो 20 में से 18-19 नंबर तो मिलना ही चाहिए कम से कम। और अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आप कमज़ोर भी हैं तो भी कम से कम 15 या 15 से 16 नंबर तो आपको मिलना चाहिए, इतना तो उम्मीद रखो मैथ से, है ना। और अगर अच्छे हो तो फिर 20 में से 20 ही आएगा। बहुत आसानी पेपर है, बस छोटी मोटी गलती ना हो जाए, क्योंकि गलतियाँ तो कुछ भी होती रहती है आप लोगों से, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि गलती ना हो, जोड़ घटाने में, गुणा भाग में, कहीं पर भी गलतियाँ होती है तो वो सब गलतियाँ ना हो आपसे, कोशिश ये रखना। यहाँ देखो, कौन सी संख्या दीर्घातम, दीर्घातम मतलब कि क्या बोलना चाहता है, इनमें से कौन सी बड़ी है। इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया तो बड़ी संख्या आप खुद ही बोल दो, ये 6000 है, ये 6200 है, 6200, 6900 है, तो सबसे बड़ी यही ना हुई। टिक करके आगे बढ़ जाओ, कितना आसान क्वेश्चन है। कई बार तो विश्वास नहीं होता इतने आसान कैसे आ गए। ये आपके प्रैक्टिस सेट है, आपको अच्छी तरह से करने हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अब आपको देखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ी होशियारी मार दी, या जो भी क्वेश्चन सेट करने वाला है उसने थोड़ी सी होशियारी दिखाकर आपको क्या बोला कि -7 की पावर। तो यहाँ पर आप बंदे कंफ्यूज कि -7 की पावर लेके चलो तो उसमें कंफ्यूज होता है। तो भाई उस नेगेटिव को आप पॉजिटिव बना सकते हो, क्योंकि देखिए पावर सम संख्या है, पावर सम संख्या है, तो उस नेगेटिव को आप पॉजिटिव मान सकते हो। इसीलिए हमने मान लिया 7 की पावर 6 इंटू 14 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 3, यही ना माना। उसके बाद क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए 7 को तो तोड़ नहीं सकते, तो 7 की पावर 6 को वैसे का वैसे ही रहने दो। 14 को आप तोड़ सकते हो, क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हो ना भाई, ठीक है। और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3 है, तो हम लिख दे रहे हैं पहली बार 2 का स्क्वायर उसकी पावर 3 है। तो यहाँ पर तो हो गया कितना, 7 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 4, कितना हो गया, 7 की पावर 10 इंटू, यहाँ पर देखिए यह हो गया 2 की पावर 4 और यहाँ हो गया 2 की पावर 6। तो यहाँ देखिए 7 की पावर 10 इंटू 2 की पावर भी आपका 10 आ गया। तो 7 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, जब पावर सेम हो तो बेस का आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा ना आपने, 7 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 बचा था। पावर क्या था, पावर सेम थी। पावर जब सेम रहती है तो आप बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 7 दूनी 14 और पावर जितनी थी उतनी की उतनी लिखकर छोड़ सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ये वाला राइट हो गया। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने पहले देखा 7 और 2 के मल्टीपल, तो 7 और 2 का मल्टीपल ये भी था, लेकिन देखिए यहाँ पर पावर 11 और 7 अलग अलग थी, तो फिर आपने इसको क्या करा कि ये तो आंसर होगा नहीं, तो इसीलिए आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखा, तो 14 की पावर 10 बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा दिया हुआ है आपको, केवल घटाना हटाना है। तो देखिए क्या बोला है, इसमें से इसको घटाइए, ठीक है, इसमें से इसको घटाइए, मतलब पहले आप इसको लिखेंगे फिर बाद में ना इसको लिखेंगे, पहले आप इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। तो अब दिमाग लगाकर ही काम किया करो कि कैसे क्या करना है। अगर मैं पहले इसको लिखूंगा बाद में इसको लिखूंगा, तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्या है भाई, यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं ना, बहुत सारे, केवल आप देखकर ही सॉल्व कर दोगे। पहले तो हम आपको देखकर सॉल्व कराना सिखा रहे हैं, फिर आपको सॉल्यूशन बता देंगे कि आप कैसे करना है एग्जाम में, ड्यूरिंग एग्जाम, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें से, है ना, इस वाली संख्या में से इसमें से इसको घटाना है। तो अब आप क्या लिखेंगे, पहले इस वाली संख्या को लिखेंगे फिर बाद में इसको लिखेंगे। तो पहले इधर देखते कि -12 ए भी है और यहाँ पर माइनस, यहाँ वाले तो सिंबल चेंज हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ इसको घटाने में लगा रहे हो, इसके सिंबल क्या हो जाएंगे, इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई, क्योंकि आप इसको माइनस कर रहे हो, तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, इसलिए अपन इसको सिंबल को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 9 ए बी है, तो यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के 12 ए बी से प्लस का 9 ए बी घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 3 ए बी आएगा। माइनस का 3 ए बी एक तो यहाँ पर है और एक तो यहाँ पर, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है। अब उसके आगे भी माइनस लगा हुआ है ना, उसके आगे भी माइनस लगा हुआ है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो थोड़ा दिमाग से काम करना, क्योंकि उसने माइनस लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दीबाजी में गलती ना कर बैठना, जैसे अभी हमने बोल दिए थे ये, क्योंकि उसके आगे अगर माइनस का सिंबल कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का इंटू जब इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे करना हो तो कर लेना, लेकिन जल्दीबाजी में गलती ना हो जाए आपसे, बस हम ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस में क्या है, केवल यही ना है आंसर, होके टिक करके आगे बढ़ जाना है।
फिर से समझो क्या बोल रहे हैं कि हमने कहा था इस पूरे नंबर में इसको घटाना है, तो अगर ये चीज़ घटा रहे हो तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होने के कारण इसके अंदर के पूरे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो हम यही बात बोलना चाह रहे हैं कि आपने क्या किया, पहला नंबर उठाया माइनस का 12ab और फिर प्लस का 9ab, क्योंकि वो माइनस माइनस का साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया ना, तो प्लस का 9ab। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो देखा माइनस का 3ab आ गया। ठीक है, माइनस का 3ab, और माइनस का 3b इसमें नहीं है, इसमें तो प्लस 3ab है। ये माइनस और ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको काट दिया आपने। ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो केवल बचा ये, क्योंकि ये अंदर बाहर वाला माइनस और इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 3ab आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, तो बिल्कुल बेसिक कर दो, आपकी मर्जी, आपको जैसे जमाना वैसे जमा दो। ठीक है, एक के नीचे एक लिखो, अगर ए लिखा है तो ए के नीचे ए लिखो, बी लिखा है तो बी के नीचे बी लिखो, जो लिखना है वो लिखो। तो हम देखो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, अपन क्या कर दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं, एक के नीचे एक लिखना है ना, या फिर एक साथ लिखना है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3a²। ठीक है, 3a², और फिर उसके नीचे क्या लिख दे रहे हैं, 7a²। ठीक है, पूरा नंबर लिख दे रहे हैं, पूरा नंबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका, यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 3a², फिर कितना हो जाएगा, -5b² और फिर -12ab, ये लिख दिया। ठीक है, और उसके नीचे क्या लिख देना है, 7a, मतलब जो अचर मान है, चर मान है ना, उनको एक के नीचे एक लिखो, a² के नीचे a² लिखो, b² के नीचे प्लस का 7b² और फिर माइनस का 9ab। ठीक है, आपने पूरा नंबर लिख लिया। चूंकि इनको घटाना है तो आप जब घटाते हो तो सिंबल चेंज हो जाता है ना, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए 3 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 4a²। चूंकि बड़ी संख्या के नेगेटिव तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 12b²। चूंकि नेगेटिव हो गया, बड़ी संख्या आ गई तो नेगेटिव। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस में है और नीचे वाला प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो मतलब ये दोनों घटेगा, घटेगा तो 3ab आएगा। लेकिन सिंबल किसका आएगा, आपका सिंबल बजाएगा आपके लिए माइनस का। क्यों आ गया, क्योंकि 12 मतलब बड़ी संख्या क्या आएंगे, नेगेटिव का सिंबल। तो आपका आंसर ये हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो उसने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। इनके माइनस को उसने कॉमन निकाल दिया है, और कॉमन निकालने के बाद उसने क्या लिख दिया सिक्वेंस से, अच्छा लिख दिया, पहले लिख दिया 12b², जो भी अंदर सिंबल भी चेंज हो गए, तो ये 12 इस b² माइनस में था, पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पर पॉजिटिव का 3ab लिख दिया और फिर पॉजिटिव का 4a² लिख दिया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने के लिए उसने दे दिया फटाक से, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 का इंटू किस में कर रहे हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5x + 1 में कर रहे हो, और फिर बराबर में 5 × 2x कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 चौको 20 हो गया, तो 20x हो गया प्लस 4 हो गया, बराबर में 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 10x बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप, ये तो हो गया ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, तो यहाँ पर 20x और ये 10x, तो 20x दिख रहा है ना अच्छी तरह से, 20x में से 10x गया तो 10x बचा, और बराबर में 4, यहाँ पर आके नेगेटिव में 4 हो गया। ठीक है, और कुछ पूछ रहा है क्या, अच्छा केवल समीकरण बनाने को बोला है, क्यों हम इतना ज़्यादा खुरापाती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं फटाफट। कहाँ तक मिटा देते हैं, यहाँ तक, कहाँ तक, बहुत सारा मिटा दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो जब यहाँ इतना आने के बाद फिर आपने क्या किया, ये क्या, 4 पंजे 20, तो 20x में से ये क्या हो, 5 दूनी 10 ना, 10x को घटा दिया, और फिर 4 इंटू और फिर बराबर में 0 हो गया। तो यहाँ पे जब घटाया तो कितना हुआ, 10x + 4, तो 10x + 4 कहाँ है भाई, 10x + 4 है कहीं, नहीं है। तो देखिए, या फिर आप खुद ही सोचिए क्या क्या होगा। तो इस पूरे समीकरण में इसका आंसर तो यह है ना, इस पूरे समीकरण में उसने 2 का भाग देकर आपको होशियारी दिखा दिया कि जो बच्चा अगर पहली बार करे तो वो फंस जाए। तो इस पूरे समीकरण में उसने 2 का भाग दे दिया। जब 2 का भाग दे दोगे तो 2 पंजे 10, फिर 2 का भाग दे दोगे, 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 ही आने वाला है। तो इसीलिए इसका समीकरण क्या बन गया, 5x + 2 बराबर में 0। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5x + 2 बराबर में 0, दूसरा नंबर आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आप समझ गए होंगे वाली चीज। देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, बोलता है 21 वर्ष बाद अनिकिता की पुत्री की आयु उसकी 1 वर्ष पूर्व की आयु की। उसकी का मतलब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूजन बनती है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है उसकी, क्योंकि यहाँ पर बोलता है फिर अनिकिता की पुत्री क्यों देना था। यहाँ पे देखो 21 वर्ष बाद अनिकिता की पुत्री की आयु उसकी 1 वर्ष पूर्व की आयु। तो यहाँ पर एक व्यक्ति अनिकिता को भी मान लेता है और उसकी पुत्री को भी मान लेता है, तभी कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अनिकिता की पुत्री एक अकेला एक वर्ड मानकर चलो, मान लो कि विवेक की आयु उसकी 1 वर्ष पूर्व की आयु का, अगर ये मानकर चल रहे हो तो सही है। ठीक है, मान लीजिए
इसकी आयु उसकी 1 वर्ष पूर्व, मतलब जिसकी भी मानना है ना उसकी आयु 1 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर केवल एक ही बंदा है, यहाँ पर अनिकिता की पुत्री से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही बात हो रही। तो अनिकिता की पुत्री को आपने एस मान लिया कि या डॉटर को डी मान लिया, जो भी मानना चाहो तो मान लो। तो यहाँ पर आपने ये माना कि अनिकिता की जो डॉटर है ना तो 21 वर्ष, तो उसकी डॉटर को आपने मान लिया एक्स साल की, उसकी जो डॉटर है वो एक्स साल की, अनिकिता का कोई रोल नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी 21 साल बाद की जो आयु है उसकी 1 साल पहले की आयु की 3 गुनी है, ये बात कहना चाह रहा है कि अनिकिता की जो आयु है ना उसकी जो आयु है डॉटर की जो आपने एक्स माने हो उसकी आयु 21 साल बाद जितनी है वो 1 साल पहले की आयु की 3 गुनी है, ये बात वो बोल रहा है। तो बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर खुद ही देखें कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 21 हो जाएगा। ये इस 3x को, इस x को इधर भेज दोगे तो ये बचेगा 2x, और इस 3 को इधर भेज दोगे तो नेगेटिव में यहाँ पर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 24, 2 से आपने 24 को काट दिया, 12 वर्ष। तो इसकी वर्तमान उम्र हो गई x मतलब 12 वर्ष, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन पर देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई? बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना। तो जैसे ही वर्ग का क्षेत्रफल ना, एक वर्ग मतलब इस तरह की जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको आप वर्ग बोलते हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है, इसकी भुजा ए चारों भुजाएं बराबर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो जब भुजा का स्क्वायर होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको क्या समझना है, ये तो केवल एरिया होता, जब साइड दी हो तब के लिए एरिया है, लेकिन और वर्ग का भुजा क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर या फिर हाफ डी स्क्वायर। ये भी याद रखो कि अगर विकर्ण के फॉर्म पर निकालना चाह रहे हो एरिया किसका, स्क्वायर का, वर्ग का क्षेत्रफल आप विकर्ण के अकॉर्डिंग निकालना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे हाफ डी स्क्वायर, डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला बनता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ना, हाफ डी स्क्वायर बराबर में 100। तो डी बराबर में √200, तो अंदर क्या आ जाएगा, डी बराबर में 10√10। तो 10√2 कहां पर है, ये हो गया। बस क्या बस आपसे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो बस इतनी सी बात पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भी तरीके निकालने के निकाल सकते। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या हुआ है, यहाँ पर बोलता हैगा कि त्रिभुज दे दिया है और बोलता है 3A है ना, एंगल A और बराबर है 4 एंगल B और बराबर है 6 एंगल C। तो यहाँ पर आप इसके बराबर में क्या मान लेते हो, K मान लेते हो, या फिर ये समझो कि ये बराबर वाली चीज़ है। हमने कई बार आपको रेशो जब भी सिखाया है तो हमने कहा बराबर वाली चीज़ को पलट दो, रेशो बन जाता है। हमने क्या सिखाया आपको, बराबर वाली चीज़ को पलट दो तो रेशो बन जाता है। अगर आपको बोला है 3A बराबर है 4B बराबर है 4C, तो आप इसको रेशो बनाना चाहते हो तो बोल दो 1/3 और फिर 1/4 1/6, या फिर आप के मानकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने बोला बराबर की चीज कभी भी अगर बराबर में नंबर दे उसको पलट दो तो रेशो बन जाएगा, तो रेशो बन गया। अब इसके बाद आप 3 4 6 का एलसीएम ले लोगे, हो जाएगा 12। 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4। ये चूंकि रेशो तो बन गया लेकिन प्रॉपर रेशो नहीं बना है ना, आप इसमें नहीं बांट पाओगे अच्छी तरह से, तो इसलिए आपने इसको प्रॉपर बनाने के लिए एलसीएम ले लिया। 3 4 6 का 12, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 12 को 4 से डिवाइड किया इस 4 से तो आ गया 3, 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2। तो इसका मतलब 4 3 2 का रेशो आ गया। 4 3 2 कितना हुआ, 4 3 7 और 2 9। तो इसका मतलब जो 9 अनुपात है वो कितने के बराबर था, अरे हमने रेशो भूल गए क्या, 4 3 2 का था ना, यहाँ लिख देना है ताकि आपको याद रहे। तो 4 3 2 का था जो कि 9 पूरा योग है, जो कि 180 डिग्री के बराबर है। मुझसे ए का मान पूछ रहा है, ए 4 के बराबर है तो 4, बी का मान पूछेगा तो ऊपर 3 रख दूंगा, सी का मान पूछेगा तो ऊपर 2 रख देना अपन को। तो 9 से काट दिया 20, 20 को 80, 80 डिग्री आपका राइट आंसर। सही है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आपको समझने में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर देखिए जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं मशीन एक्स मशीन वाई की तुलना में 3 गुना अधिक जगह से। यहाँ पर बंदा बड़ा कंफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है। हमने आपको क्लास में भी समझाया भाई कि क्या चीज़ें करना और क्या चीज़ नहीं करना है। हमेशा ना जनरली 99% अगर हम ये कहें तो फिर तो ये लाइन गलत होती है कि अधिक दक्ष का मतलब तो ये हुआ ना। देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि ए 3 रोटी खाता है, समझिए पहले बातों को समझिए फिर हम बताएंगे और फिर क्वेश्चन क्या आता है वो भी सिखाएंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं ए और बी, हमने ये कहा कि ए 3 रोटी खाता है और ये 3 गुना अधिक खाता है। क्या बोले, 3 गुना अधिक खाता है, अधिक खाता है, ठीक है। अधिक लिख लेना, ये प्लस का सिंबल का मतलब ये है कि अधिक खाता है, 3 गुना अधिक, ठीक है। इस प्लस के सिंबल का मतलब ही हम ये बताना चाहते हैं कि 3 गुना अधिक है ना, ये 3 गुना अधिक। तो यहां पर ये समझो कि अगर ये 3 रोटी खाता है तो 3 गुना और 3 गुना अधिक का कॉन्सेप्ट, अगर ये 3 गुना खाता तब ना 9 खाता, लेकिन ये तो 3 गुना अधिक खा रहा है तो इसका मतलब ये 3 रोटी खाएगा ही और साथ में 3 गुना अधिक का मतलब 9, 3 तिरका 9 ना हुआ तो 9 रोटी अधिक खाएगा। तो ये होना चाहिए एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर फिर से समझो ए बी सी, ठीक है। ए 3 रोटी खाता है और ये 3 गुना रोटी खाता है तो 3 तिरका 9, ये 9 रोटी खाता है। और जबकि ये क्या खा रहा है, 3 गुना अधिक खा रहा है, अधिक।
तो अधिक के लिए तो हमको क्या करना चाहिए, 3, तो इसका मतलब तो ये हुआ सी तो 3 रोटी खाएगा ही, और 3 गुना अधिक कितना हुआ 9, तो 9 रोटी अधिक खाएगा, तो 3 और कितना हो जाना चाहिए 12, होना तो चाहिए 12। लेकिन जनरली ना, है ना, जनरली अब हम बता रहे पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो 99% वो 3 गुना को ए और बी, मान लो इसको अगर आपने ए माने हो तो इसको 3 गुना अधिक का मतलब 4 मानना चाहिए, लेकिन नहीं, वो जनरली क्या मानकर ही सॉल्व करते हैं उन लोग 3 ही। तो आपको भी क्या मानकर सॉल्व करना है, 3 ही मानकर सॉल्व करना है। अगर वो चीज़ आंसर ना मिले तब आप 4 माना करें, वरना जल्दीबाजी में तब जो हमने आपको समझाया तो बिल्कुल सही है कि इसको 1 और 3 गुना अधिक का मतलब इसको 4 मानना चाहिए, लेकिन जनरली वो मानते नहीं। बहुत ही कम हमने देखा है डीआरडीओ एडो में या फिर बहुत बड़े एग्जामों में जिसमें जो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल रहता है उसी में वो 4 मानता है, लेकिन वो 3 गुना के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देता। फिर ठीक है, इसमें 3 गुना के अकॉर्डिंग वो आंसर नहीं देता है कि अगर कोई बंदा 3 गुना मानेगा, वो 3 गुना अधिक दक्ष का मतलब ही तो ये हुआ ना कि अधिक करो, जबकि है ना, या फिर आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है, 3 गुना अधिक का मतलब तो ये हुआ कि ये, लेकिन अगर इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश में भी साफ साफ रहता है मोर इफिशिएंट, फिर भी वो क्या लेता है 3 टाइम्स लेता है। तो आप ये समझे कि 99% आपको यही लेना है, भले 3 गुना अधिक भी बोले, 3 गुना बोले चाहे 3 गुना अधिक भी बोले, तो आपको क्या करना है ए बी, तो ए को लेना है 1 और बी को 3 गुना अधिक बोले तो 4 मत ले लेना, 3 ही लेना है, क्योंकि 99% यही आपका राइट आंसर रहता है और इसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर आते हैं। ठीक है, तो समझे बातों को, हमने हमारा कॉन्सेप्ट था हमको समझाना कि हाँ सही तरह से समझे। चलिए तो यहाँ पर समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे आप कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपने लिया था एक्स मशीन, ठीक है, अच्छी तरह से समझना, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चनों को, यहाँ पर देखते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मशीन एक्स तथा मशीन वाई, तो ये तो आप सीख गए हो कि 3 गुना अधिक भी बोले तो आप 3 गुना मानेंगे, तो इसको माने 1 आपने और इसको मान लिया 3। अब यहाँ पर वही काम दे दिया एमडीएच का कॉन्सेप्ट, क्यों, क्योंकि बोलता है पहले तो इफिशियंसी दे दिया उसने, क्या दे दिया इफिशियंसी दे दिया, उसकी क्षमता दे दिया। यदि मशीन एक्स मशीन वाई की तुलना में 3 गुना अधिक है, तो मशीन जो एक्स वाई, ए बी क्यों ले दिया हमने, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो यहाँ पर ले लेते हैं एक्स और वाई, हम क्या ले लेते हैं एक्स और वाई। तो बोलता है मशीन एक्स मशीन वाई की तुलना में 3 गुना अधिक दक्ष है, तो ये 3 गुना हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। यदि मशीन वाई एक दिन में 3000 पृष्ठ करती है, तो ये इनकी इफिशियंसी दे दिया, तो आप इसको ऐसे ही नहीं कर देना एक में दिन में 3000, तो ये 3 3 का 9000, ऐसे कुछ नहीं कर देना, गलत हो जाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि एक मतलब 3000 दे दिया कि 3000, ये तो काम दे रहा है ना उसकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि उसने वो, ठीक है। और ये 3 के हिसाब से 9, भाई अगर ये ज़्यादा देखो समझो क्यों क्यों गलत हो रहा है कि ये इफिशियंसी है, ठीक है, ये इफिशियंसी अगर ये 1 की क्षमता से काम कर रहा है तो ये कितना काम कर रहा है 3000 पेज टाइप कर रहा है, क्लिक हो रहा है नहीं, 1 की क्षमता से 3000 पेज टाइप कर रहा है, वो भी एक दिन में। और ये क्या करेगा, अगर आप कर भी रहे हो तो फिर उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना, तो समझ रहे हो ना कि अगर आप यहाँ पर कर रहे हो ये एक दिन में, तो एक दिन में आ जाएगा 9000, एक दिन में कितना जाएगा 9000, फिर आप इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा देखिए, ये 1 की क्षमता से एक दिन में 3000 कर रहा था, तो ये 3 की क्षमता से एक दिन में करेगा 9000, ठीक है। फिर चूंकि एक दिन का नहीं आपको 1.5 दिन का निकालना, तो आपने इसको 1.5 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने इसको 1.5 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9000 में जब 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपको तो एक्स और वाई, हालांकि यही आपके लिए सरल है ना, एक्स और वाई का आपने रेशियो बना दिया, फिर से समझा दे रहे, एक्स और वाई का आपने रेशियो बना दिया, एक्स 3 गुना अधिक जग था तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, 1 के हिसाब से इसने 3000 पेज टाइप किया एक दिन में, एक दिन में किया, तो ये एक दिन में कितना टाइप करेगा 3 3 9000 पेज टाइप करेगा, तो एक दिन में। लेकिन मुझे तो इससे 1.5 दिन तक काम कराना था, तो 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 135000, ठीक है, 000 आ जाएगा। लेकिन एक संख्या के आगे दशमलव लगा, तो आप भी एक संख्या के आगे दशमलव लगा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 13500, तो ये राइट आंसर हो गया। आप चाहें तो एमडीएच के भी कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये इतना समझ गए ना तो इसी से कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, तो बोलता है 3a + 5b प्लस इतना और बराबर इतना और ये चीज़ गिराओ। तो इसको ज्ञात करने के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, या तो आप a और b के वैल्यू को अपने मन से मान लो, या तो आप a और b की वैल्यू को अपने मन से मान लो, या फिर सॉल्व करो। तो हमें ना अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड देखना पड़ता है कि हम किस एग्जाम पर बैठे हुए हैं, उस स्टैंडर्ड के हमको अप्रोच करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे आपका जेल पैरी में जो टेस्ट है इसकी अप्रोच बड़ी आसान होती है, ठीक है, बहुत आसान होगी। आप यहाँ पर छोटी छोटी अप्रोच करके भी जल्दी आंसर बता सकते हो। जैसे आगे हमें यहाँ दिख रहा है तो हमको ऐसा लग रहा है कि 3 और 1 के बीच ही रखा होगा, है ना, 1 या 2 3 इसके बीच ही रखा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं रखा होगा, या 0 0। तो हमने क्या कर दिया ए और बी, क्योंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस हो रही, तो आप भी इतनी प्रैक्टिस करना है कि आपको भी तुरंत डिसीजन आना चाहिए। हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ए बराबर में 1 और बी बराबर में 2 मानकर देखते हैं। हम यहाँ पर ए बराबर में 1 और बी बराबर में 2 मानकर देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक, वरना हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे। आपको और दूसरा तरीका होता है, तो ए बराबर में देखो, ए बराबर में 1 रख रहे हो तो ये हो रहा है 3, ठीक है, 3 एकम 3 है, तो 3 1 का ए से मल्टीप्लाई करिए तो 1। फिर यहाँ पर देखो
दो एकम 2 और 5 10 हो गया। और फिर कितना हो जाएगा, बी का मान तो 3 है तो 3 दूनी 6 हो गया। तो इनको जब आपने जोड़ा तो 19, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, तो हो गया क्या, हाँ बिल्कुल सही, ये 12 हो गया। तो इसका मतलब ए का मान हो गया 1 और बी का मान हो गया 2, और जब इनका गुणा करने को बोल रहा है तो गुणा करने पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। लेकिन अब चल तो कॉन्सेप्ट से, सर मान लो वहाँ पर कॉन्सेप्ट हमको मतलब ये चीज़ नहीं बना, अप्रोच करते नहीं बनी, तो हम कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे वो समझ लो। 3a + 5ab प्लस कितना करना है, ठीक है, तो आप सिक्वेंस से जमाया ना, सिक्वेंस से जमा दें आप। पहले आपने लिख दिया 3a और फिर लिख दिया 3b और फिर लिख दिया 5ab बराबर में 19। फिर यहाँ लिख दो तो 2a + 2b और प्लस 3ab बराबर में 12। अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो इसमें गुणा कर दिए 2 का, इसमें गुणा कर दिए 3 का। विलोपन विधि प्रतिस्थापन मिली कितनी तो सीखी आपने, तो इससे ये चीज़ें सेम हो जाएगी, 3 दूनी 6, ठीक है, मतलब ये 2 तिया 6, 2 तिया 6 सेम हो गई, तो माइनस करोगे तो कट जाएगा। फिर इस 2 का इंटू इससे होगा तो फिर 2 तिया 6, फिर 3 का इंटू इससे होगा 2 से, है ना, ये केवल 2 है भाई, क्या लिख दिया, 12 तो नहीं लिखा, ये केवल 2 है ना, 2 ए बी है, तो इसका हो जाएगा प्लस लगा हुआ है, ये प्लस लगा और 2ab, तो जब हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6, तो फिर ये भी आपस में कट जाएगा, 6 6 ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बच्चा का ये, तो इसके साथ जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10ab और फिर माइनस, ठीक है, 3 त्रिका 9ab बराबर में इस 2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, मतलब फास्ट करो, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इस पे करोगे तो हो जाएगा 38 और माइनस हो जाएगा कितना, 3 का इंटू इससे करोगे तो 36। तो फाइनली जब आपने देखा कि आपने जब 10 AB में से 9ab को घटाया तो बचा ab, और 38 में से जब 36 को घटाया तो बचा 2, तो ab का मान कितना आ गया, 2 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। आपको क्या बात मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। और फिर ये बात भी मालूम करना है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन अपनी दूरी तो तय करती ही करती है, साथ में उस प्लेटफॉर्म की भी दूरी को तय करती है। इस बात को याद रखो कि ये तो टाइम वाला है ना, और ये ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ को आप बोलो TL और PL, प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ को पार करती है। इस बात को याद रखेंगे आप कि ट्रेन जब अपनी दूरी मतलब किसी प्लेटफॉर्म को तय करती है तो अपनी दूरी तो तय करती ही करती है, साथ में प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय करती है, और नीचे आपको रखना है टाइम, ठीक है, स्माइली बन गया आपका ये। चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बात को समझते हैं कि सर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हाँ, किलोमीटर को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, सेपरेट वीडियो कभी बनाएंगे तो बता देंगे, लेकिन आप इस बात को याद रखो कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो 5/18, लेकिन चाहो तो आप इनकी कुछ वैल्यूज रहती है जो आप याद कर सकते हो, जिसमें आपको एग्जाम में बहुत फायदा आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट बता देंगे। अभी तो इतना याद रखो कि 90 को जब आपने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ देखिए चूंकि ये मीटर में है ये सेकंड में है, तो इसीलिए हम स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में करें, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर सेकंड में करोगे तो आएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब हमने बताया था ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती तो वो अपनी दूरी 500 मीटर और ट्रेन प्लेटफॉर्म की दूरी नहीं मालूम, इसको पार करेगी 90 सेकेंड में, तो फिर 25 का 90 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपको, मल्टीप्लाई करने पर देख लीजिए, फटाफट कर दीजिए। तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 225, ठीक है, 225 माइनस कर दोगे 500, ठीक है, और बराबर में x। तो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर पहले तो देख लो भाई कितना बचेगा, 2200 में से 500 को दिया 1750, 1750 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3, इसको टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कितना आसान सा पूछा है, यहाँ पर पूछा जब भी किसी का प्रतिशत बोलेगा तो हमेशा वो वैल्यू रखा करो, हम हर चीज़ के कॉन्सेप्ट बताते चल रहे हैं, ठीक है। नीचे हमेशा वो वैल्यू होनी चाहिए जिससे तुलना करनी है, ऊपर हमेशा वो वैल्यू होनी चाहिए जिसकी तुलना करनी है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट इतना 1650 का कितना प्रतिशत, जिससे भी तुलना करना उसको नीचे रखना है, जिससे भी तुलना करना उसको नीचे रखना है, तो 1650 का कितना प्रतिशत है, तो 50 को नीचे रखना है। आपको कई बार क्वेश्चनों में क्लियरली दिया रहेगा, कई बार नहीं दिया रहेगा, तो बातों को समझना है, जिससे भी तुलना करना है उसको नीचे रखना है। तो 1650 का कितना प्रतिशत, तो 50 की तुलना करना था तो 50 को आपने नीचे रखा, 16 कितना प्रतिशत है ऊपर रखा, ये हुआ बटे का फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको तो इस बात को प्रतिशत में बताना है, इसलिए आपने इंटू 100 कर दिया, तो 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आप एक पासा को फेंक रहे हो, एक पासे को फेंकते हो तो क्या क्या अंक आता है भाई, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। पहले तो आपको प्रायिकता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर में लिख लीजिएगा, प्रायिकता बराबर में क्या होगा, ऊपर रहता है कुल नीचे आता है कुल परिणाम, नीचे क्या आता है कुल
परिणाम, और ऊपर क्या आता है कुल परिणाम, नीचे ऊपर आता है कुल संभव परिणाम, ठीक है, संभव परिणाम ऊपर आ जाएगा संभव परिणाम, नीचे आ जाएगा कुल परिणाम, ठीक है, प्रायिकता बराबर में संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कुल परिणाम में तो नीचे क्या आया था, नीचे 1 2 3 4 5 6 पूरी 6 वैल्यू आई थी, नीचे क्या आया था 1 2 3, किसी भी पासे को फेंकोगे तो 1 2 3 4 और 5 और 6 आपको देखने को मिलेगा। पासा सभी जानते ना भाई, पासा जो सांप सीढ़ी में खेलते हो वो वाला पासा, ठीक है, 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, 4 लिखा रहता है, 5 लिखा रहता है, नीचे 6 लिखा रहता है, इस तरह से नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है, तो इसी को आप बोलते हो पासा, ठीक है, अगर ना मालूम हो तो आप जब फेंकोगे तो कितने मिलेंगे आपको परिणाम 6, तो आपको मिलेंगे नीचे 6 परिणाम, और फिर ऊपर कुछ भी पूछ ले, कंडीशन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले तो बनना चाहिए, ठीक है। आपको नीचे तो टोटल 6 परिणाम मिलेंगे, पूरे टोटल 6 है ना, तो 6 परिणाम, ऊपर आपसे पूछ रहा है अभी बोलता है सम अभाज्य संख्या, तो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो संख्या 2 है, ये आपको पता है ना कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ये भी याद रखना है। तो एक ही नंबर मिला ना, केवल एक ही ऐसा नंबर है जो सम अभाज्य है, ऐसा कोई भी दूसरा नंबर नहीं मिला जो सम अभाज्य है इनके बीच, तो यहाँ पर 1/6 आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए दूसरी बात, इसमें क्या क्या पूछ सकता है, बहुत सारी बात पूछ सकता है। एक पासे में जब 2 पासा आएगा तो 2 का पूछ सकता है, 2 3 4 5 6, तो एक पासा फेंकने पे बोलेगा सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंक आने की प्रायिकता कैसे बताओगे, नीचे रखोगे कुल संभव परिणाम, ठीक है, नीचे आप क्या रखोगे, नीचे आप रखोगे कुल संभव परिणाम, ऊपर रखोगे परिणाम। तो हमसे पूछा गया था सम संख्या, तो सम के लिए आपने क्या किया भाई, नीचे आपने रखा कुल 6 की टोटल परिणाम 6 आएंगे, सम संख्या पूछा है तो 2 4 6, 3 अंक आएगा तो 3, तो इसका आंसर आ गया 1/2, इसका आंसर आ गया भाई आपका 1/2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फिर एक और बात पूछेगा, तो सम हो गया। अब मान लो विषम का कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, तो विषम में भी आप देखिए नीचे तो कुल 6 परिणाम है ना, ये पूरे 6, और विषम में अब कौन कौन आएगा, 1 3 5 आएगा, क्या आएगा भाई आपका 1 3 5, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा भाई 3, ये भी हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/2। अब कल को ये भी पूछ सकता है कि ऐसे कितने अंक है जो 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा कितने हैं, 3 अंक। अब बोलेगा 5 से कम तो 4 अंक, इस तरह के कुछ भी चीजें पूछेगा तो नीचे आपको 6 रखना, और ऊपर पूछेगा कि 5 से कम अंक कितने आएंगे, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 5 से कम कितने अंक आएंगे, तो 4 आएंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन केवल एक ही पासे में बनाए जा सकते हैं, तो आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, एक ही पासे में इतने सारे अंक बनाए जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में माध्यिका निकालना है, क्या निकालना है, माध्यिका, और माध्यिका के लिए हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इसको अच्छी तरह से सीक्वेंस में जमा लो, तो सीक्वेंस से जमा रहे हैं तो सबसे पहले लिख दिया 0, फिर लिख दिया 2 2 2 3 बार आया है, फिर आया है 3 1 बार, 3 1 बार, फिर आया है 4 3 बार, ठीक है, आपको जितने अंक मिले थे वो सब आपने जमा लिया। हमने आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताई है कि माध्यिका जब भी निकालना है तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक 9 अंक, जैसे ही आपने 9 अंक देखा तो क्या बोल दिया, जैसे ही आपने 9 अंक देखे उसमें क्या बोल दिया कि बीच वाली संख्या माध्यिका होगी, तो आपका 3 राइट आंसर। मान लो सर 9 अंक नहीं होता तो बीच की जो भी 2 संख्या, मान लो 8 अंक होता तो बीच की जो भी 2 संख्या होती उनको जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर देते, ठीक है, क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बीच में कोई अंक ना मिले तो जो भी 2 अंक मिलेंगे उनको जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, और अगर बीच में अंक मिल जाता जमाने के बाद ना, अवरोही क्रम में जाना, जमाने के बाद आपको अच्छी क्रम से जमा देना, जमाने के बाद आपको बीच में ढूंढना, ऐसे नहीं कि कहीं से भी ढूंढ दिए बीच में, ठीक है, पहले आप आरोही क्रम में जमाए उसके बाद आंसर को ढूंढे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो अब 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए, तो यहाँ पर इस बातों को समझना है आपको कि ये क्या दिया, चारों फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन के कंपैरिजन के लिए हमको बहुत सारे नियम बताए थे, न्यूमरेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम करो, डिफरेंस सेम देखो, ठीक है, मतलब सेम डिफरेंस हो तो पता करो, वरना डिफरेंस सेम बनाओ, मेक डिफरेंस सेम, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाए थे, फिर कंपैरिजन सिखाए थे, और भी बहुत सारी चीजें दिखाए थे, ठीक है, तो उन सभी का नियम का पालन करके आपको इसको समझना है कि इसमें क्या आसान पड़ेगा। तो हमें क्या लग रहा है इसमें आसान, देखिए आपके डिनोमिनेटर तो सबके अलग अलग हैं, ऊपर न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या कर देते हैं, हम अंश को सेम बना देते हैं, हम क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर को सेम बना देते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग रखते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर अलग अलग रखते हैं, तो अगर डिनोमिनेटर अलग अलग रखोगे, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं आपके, देखिए न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर आपके अलग होते हैं ना, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वो बड़ी भिन्न कहलाती है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वो बड़ी भिन्न कहलाती है, तो अगर इसमें जो भी छोटा रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, कब, जब न्यूमरेटर सेम होगा तब, ठीक है, जब अंश समान होगा तो हम क्या देखेंगे, हर को देखेंगे, जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, तो हम देख रहे हैं इनके अंश को समान कर देते, तो कितना बना देते हैं 12, तो 12 बनाने के लिए इसमें कितने
का पहले वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, दूसरे वाले में 4 का, तीसरे वाले में मतलब इनको 12 बना रहे हो ना, तो 12 बनाने को देखो 2 है तो इसमें मतलब 6 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो सबका 12 12 12 12 बनेगा, नीचे ना मुझे कलाकारी करनी है, तो नीचे कलाकारी जो करनी है आपको इस बार। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या बताया है कि अंश तो आपने सेम कर दिया, जो भी कलाकारी करना है वो तो हमको हर में करनी है, तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने लिखा तो लिखे रहने दो। तो यहाँ पर देखिए 219 में यहाँ पर 12 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई है, 343 में 12 बनाने के लिए आपने ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी 6 का मल्टीप्लाई, 437 में 6 का मल्टीप्लाई और कितना है 687 में 6 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब आपको सभी में 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखिए कि कौन सा नंबर बड़ा आएगा सभी में। कितना, ओहो हमने क्या 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ तो गलती कर दी ना 6 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आपको कितने कितने का मल्टीप्लाई करना है, इरेजर कहाँ है भाई, इरेजर से आप वो रफ कर दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 2 था ना, तो यहाँ पर गलत कर दिए और यहाँ पर, ठीक है अभी सुधार देते हैं, ठीक है। ओहो पूरा गलत कर दिए क्या, चलो ठीक है। पेंसिल आपकी ये है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा कि यहाँ पर आपको ये 2 था तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई बिल्कुल सही किया, अब ये 3 है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, और फिर ये कितना है 4 है तो इसमें कितने का 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 6 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 687 इंटू कितने का 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा जिसका ये बड़ा आएगा ना, जिसका ये बड़ा आएगा वो छोटी भिन्न, और जिसका छोटा आएगा हर वह बड़ी भिन्न कहलाएगी, इतना तो याद रखोगे। चलो, तो आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन हम एग्जाम में आपको दे रहे हैं कि टाइम कैसे कंज्यूम कर रहे हो, कैसे बचत कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को सीखो। तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौको 12, 6 दूनी 12, यहाँ तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया कि हमको लगा कि बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे, लेकिन यहाँ तो सबका सेम आया, तो बहुत होशियार दिखा दिया उसने एग्जामिनर ने, ठीक है। तो जब एग्जामिनर ने होशियारी दिखा दिया तो हम केवल लास्ट के 2 नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, लास्ट के 2 नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो लास्ट के 2 नंबर में जो सबसे छोटा आएगा, तो यहाँ देखो 6 का 19 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद 114 आपको देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर मैं करूंगा कितना भाई 43 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 172 देखने को, मैंने आगे का 12 12 का मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने केवल लास्ट अंक 12 तो 12 से मारा था। हालांकि पहले तो ये सीख लो भाई, पहले ये सीख लो वरना हौच पौच हो जाओगे। पहले हम आपको पूरा पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं भाई कि पहले पूरा पूरा सॉल्व कर लो, फिर उसके हिसाब के फिर हम आपको टाइम बचाने का सिखाएंगे, पहले तो सॉल्व कर लो। इसका जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 13 14, इसका मल्टीप्लाई करो फटाफट जल्दी से करो, कितना हो जाएगा 13 72, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 1 1 13, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 7 और 13, इतना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे कम क्या आया, सबसे कम ये ना आया 13 11, तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न तीसरी वाली होगी, तीसरी वाली भिन्न 4/37, इसको टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये हुआ कैसा, डायरेक्टली आपने मल्टीप्लाई किया तब का कॉन्सेप्ट है। अब हम दिखा रहे हैं आपको कि टाइम की बचत कैसे करनी है, वो चीजें सीखो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 6 का मल्टीप्लाई केवल 19 से किया तो 114, 6 का मल्टीप्लाई केवल 43 से किया, क्यों, क्योंकि आगे तो 12 आ ही रहा था, 43 से किया तो 172, तो 3 का मल्टीप्लाई 37 से किया तो 311, और सॉरी 311 बोल दिया हमने, 111 ना, 111, और जब 2 का मल्टीप्लाई 87 से किया तो 174। तो सबसे छोटा मान किस में आया, इसमें आया, तो इसका मतलब थर्ड फ्रैक्शन सबसे बड़ी कहलाएगी, ठीक है। थर्ड फ्रैक्शन 4/37, 4/37 को क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। तो मतलब हमने केवल यही मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड बताए थे, आप सभी मेथडों का अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको देखना एग्जाम में सबसे सरल कौन सा मेथड पड़ रहा है उसको अप्लाई करके आगे बढ़ना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी, ये भी है, वो भी, बहुत सारे मेथड है, जरूरी नहीं कि बस यही चीज़ है, तो आपको जो सबसे सरल लगे वो करें। चलिए, जय हिंद दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और कमेंट जरूर करें, कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।